नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस खास शो पर हम चर्चा करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और कई ऐसे पहलुओं को डिस्कस करते हैं जो कि आपके फाइनेंस से, पर्सनल फाइनेंस से खास तौर पर रिलेटेड हो। और आज ऐसा ही एक पहलू हम रिटायरमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है नेशनल पेंशन स्कीम। ये क्या होता है, इसमें आप निवेश कैसे कर सकते हैं, और खास तौर पर जो करंट आप डिबेट देख रहे हैं, न्यूज में सुन रहे हैं कि कई राज्य सरकार अब ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर रही हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में डिफरेंस क्या है और कहां पर आपको निवेश करना है, इन सभी के बारे में जानेंगे। क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। श्वेता जैन है हमारे साथ इन्वेस्टोग्राफी से। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जो करंट डिबेट चल रही है राज्य सरकारों के बीच में, जैसे जैसे हमने देखा राजस्थान, छत्तीसगढ़, दो ऐसे राज्य सरकारें हैं जहां पर अब ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और खास तौर पर दोनों ही ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच में फर्क क्या है, ये भी आप हमारे सभी दर्शकों को बताइए। थैंक यू फॉर हैविंग मी साक्षी। तो राज्य सरकार जो आप देख रहे हैं, जो अनाउंसमेंट्स पेपर में हो रही है, जो आप न्यूज में पढ़ रहे हैं, तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जो हम जा रहे हैं, ये एक कदम पीछे ले रहे हैं हम। ये एक कदम आगे नहीं है। जो नेशनल पेंशन स्कीम है वो इसीलिए लॉन्च की गई थी 2004 में, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे गवर्नमेंट पे, हमारी देश पे बहुत ज्यादा भार ला रही थी। क्योंकि हमारी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ रही है। तो पहले जहां 60 की एज में लोग रिटायर होते थे और 70 तक जीते थे, तो 10 साल या 15 साल की पेंशन देनी पड़ती थी उनको। अभी 80, 85, 90 की एज तक हमारी एज बढ़ गई है, लाइफ स्पैन बढ़ गई है। तो इस बात को जब देखें तो 30-35 साल तक अगर पेंशन देनी पड़े, तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा भार होगा। हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ती जा रही है, और ये एक बहुत बिग कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है सिर्फ पेंशन स्कीम का। तो एक ये पॉपुलिस्ट मूव है, मैं बताऊंगी। मैं कोई पॉलिटिशियन या कोई गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, पर ये एक पॉपुलिस्ट मूव है जहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो वहां पे एक गारंटी देते हैं। और हम इंसानों को गारंटी बहुत अच्छी लगती है, हम इंडियंस को गारंटी बहुत अच्छी लगती है। हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं इसकी क्या गारंटी है। बिल्कुल सही कहा आपने। एग्जैक्टली तो गारंटी होती है ओल्ड पेंशन स्कीम में कि इतनी पेंशन मिलेगी ही। तो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, अगर हमको पता है कि क्या पेंशन है तो हम खुश है। न्यू पेंशन स्कीम में जो है नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें हमारे पास ये एक ऑप्शन है कि ज्यादा पेंशन आ सकती है। और अगर हम कैलकुलेशंस करें तो ज्यादा पेंशन बिल्कुल आ सकती है, लेकिन इसमें दो चीजें हमको करनी पड़ेगी। एक तो हमको डिसिप्लिन रह के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और दूसरा हमको अनसर्टेनिटी या हमारे पास कोई गारंटी नहीं होगी। तो ये हमको हमारे कलेजे के नीचे जाना पड़ेगा, इसको हमको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो वो बहुत मुश्किल है, और इसीलिए वापस एक पीछे की तरफ हम स्टेप ले रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। और काफी बाकी स्टेट्स भी कमिटीज बैठा रहे हैं कि क्या हम ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा सकते हैं। इसमें शायद एम्प्लॉइज का कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं होता है, सारा सरकार उठाती है, शायद ये भी एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल, इसमें न्यू पेंशन स्कीम जो है उसमें सारा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज का है, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो खाली गवर्नमेंट का है। तो ये एक स्टार्टिंग से ही, जब एक एम्प्लॉय स्टार्ट करता है काम, तब से ही एक प्रोडक्ट होता है जहाँ पे गवर्नमेंट या कंपनीज उसमें पैसा डालते जाती हैं, और वो जमा पूंजी होके आती है। पर इसमें बैकग्राउंड में हमको कोई टेंशन नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं है। पर न्यू पेंशन स्कीम जो है उसमें हमको ही लेना देना है, सारा हमसे ही है। अगर हमने पैसे नहीं डाले तो हमको पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों को ये स्कीम पसंद नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ऐसे पे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टांस है इसके ऊपर, और क्या न्यू नेशनल पेंशन स्कीम में भी इस डिबेट के चलते कुछ चेंजेस आ सकते हैं? अच्छा, गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है। बीजेपी गवर्नमेंट ने ही ये इंट्रोड्यूस किया था, और वो इस प्रोडक्ट के लिए काफी
पुश करते हैं, चाहे कॉस्ट कम रखना हो, चाहे फीचर्स अच्छे करना हो। तो ये एक इवॉल्विंग प्रोडक्ट है। अगर हम देखें 2004 से आज तक ये प्रोडक्ट सेम नहीं रहा है, काफी चेंजेस आए हैं। चाहे फंड हाउसेस है जो हमको प्रोडक्ट्स देते हैं इसमें, चाहे कॉस्टिंग है, चाहे विड्रॉल फीचर्स है, जो भी फीचर्स हैं, चाहे टैक्स बेनिफिट्स है, सबकी चेंजेस हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो ये एक अच्छा टाइम है लेकिन गवर्नमेंट को कि वापस देखे कि क्या फीचर्स हैं और जो पहले इंट्रोड्यूस किए हैं उनका फीडबैक क्या हुआ है। क्या लोगों को कुछ पर्टिकुलर फीचर्स पसंद आ रहे हैं, या कुछ काम नहीं कर रहा है। ये एक अच्छा टाइम है फीडबैक लेने का और इस प्रोडक्ट में वो चेंजेस लाने का जो इसको और बेहतर बनाए। जी, एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जहां तक मेरी समझ है कि ओल्ड पेंशन वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम की जब हम बात कर रहे हैं तो हम पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज भी निवेश करते हैं। तो उनके लिए एनपीएस किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, रिटायरमेंट ऑप्शन के लिहाज से, और क्या उनको यहाँ निवेश करना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ बताइए। जी, ये एक पहला प्रोडक्ट है जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए भी है और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके फीचर्स अगर आप देखें तो लो कॉस्ट है, लॉक इन है, जो रिटायरमेंट के टाइम ही पैसा निकलता है और तभी भी पूरा पैसा नहीं निकलता है। 60% आप ले सकते हैं और बाकी का आप पेंशन की तरह ले सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर है क्योंकि ये हमको हमसे ही बचाता है। वरना हम इंसानों की ये टेंडेंसी रहती है कि पैसा आया तो यहाँ खर्चे वहां खर्चे। और मैंने काफी लोगों को देखा है कि जब एक साथ पैसा आया है तो वो संभाल नहीं पाए, चाहे बड़े रिस्की इन्वेस्टमेंट कर दिए या प्रॉपर्टी में ज्यादा पैसा डाल दिया या बच्चों को दे दिया और सोचा कि आगे जाके बच्चे तो हमारे ये आगे देंगे पैसे। तो ऐसे मैंने बहुत किस्से देखे हैं। इसलिए मुझे एनपीएस ज्यादा पसंद है कि वो पूरा पैसा एक साथ नहीं देते हैं और पेंशन की तरह आप ऑप्शन ले सकते हो और वो मंथली आता है। तो काफी अच्छा फीचर है। और टैक्स ऑफ कोर्स बेनिफिट है। एटीसी के अंदर भी आप 1.5 लाख तक का कर सकते हो, एटीसी सीडी के अंदर एक्स्ट्रा 50,000 कर सकते हो। तो ये फीचर्स काफी अच्छे लगते हैं और मुझे ये लगता है कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए बहुत अच्छा, ये एक बोन है, एक ब्लेसिंग है, एक प्रोडक्ट जो इतना अच्छा है। ऑफ कोर्स और बेटर हो सकता है बट आज के दौर में भी ये मैं रेकमेंड करती हूँ कि लोग अगर स्टार्ट नहीं किए तो डेफिनेटली स्टार्ट करें। जी, आपने बिल्कुल इसकी पॉजिटिव बात बताई, लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि और बेटर हो सकता है। तो क्या ऐसी और शॉर्टकमिंग्स हैं जो कि एनपीएस के इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, और ये स्कीम जहां पर भी निवेशक कर रहे हैं निवेश, उनके लिए कहाँ वर्क कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, ये भी आप हमें समझाइए। तो कहाँ वर्क करिए ये मैं बताती हूँ कि जो लो कॉस्ट है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऑप्शंस जो दिए गए हैं, हाई इक्विटी के जो फंड सेलेक्ट किए हैं, वो काफी अच्छे ऑप्शंस है, चाहे एसबीआई से लेके कोटक तक सारे ये काफी अच्छे हैं। तो ऑप्शंस काफी अच्छे से दिए गए हैं कि जिनको अगर एक पसंद नहीं है तो दूसरा कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट है जहां पे एटीसीसी में ये बेनिफिट ले सकते हैं। जो मुझे थोड़ा लगता है कि बेटर हो सकता है वो है कि जो पेंशन बाद में मिलती है रिटायरमेंट के बाद, उसको अगर टैक्सेबल नहीं रखे या अप टू अ लिमिट के बाद ही टैक्सेबल रखे तो वो एक काफी एडिशनल बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडियंस को ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर टैक्स नहीं देना पड़े तो वो प्रोडक्ट चाहे कम रिटर्न दो इंडियंस चूज करते हैं उसको। चाहे इंश्योरेंस आप देख लो, एक बहुत फीचर बेचने का इंश्योरेंस यही होता है कि टैक्स बच जाता है, आपको इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो जल्दी से हम खरीद लेते हैं। तो एनपीएस का अगर ये एक फीचर हो जाए तो मुझे लगता है ये और भी बेनिफिट होगा। और थोड़ा सा डिसिप्लिन का अगर आए जो एसआईपी के जैसे म्यूचुअल फंड्स में है, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एसआईपी के तौर पे करें, और ऐसा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है। जैसे इंश्योरेंस में प्रीमियम आपको भरना ही है, नहीं है, हाँ। तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है। अगर मुझे लगता है ऐसा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आ जाए कि थोड़ा लिमिट आपको इतना मिनिमम करना ही है, तो आई थिंक हमारे लिए और बेटर होगा। क्योंकि आज डिस्पोजेबल इनकम जो है काफी बढ़ गई है लोगों की, तो खर्चे फिर उतने ज्यादा होते हैं क्योंकि हमको लगता है कि अगर पैसा है तो खर्च कर ले आज, बिल्कुल। आज जी ले, कल किसने देखा है, आज जी ले, कल हो न हो।
तो रिटायरमेंट के लिए हम ऐसा सोचते हैं, तो अगर एनपीएस में ऐसा कोई डिसिप्लिन आ जाए, और जैसे ईपीएफ आप देखो सैलरी से चला जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है। तो अगर वैसा डिसिप्लिन आ जाए तो मुझे लगता है और ये प्रोडक्ट काफी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर प्लसेस और माइनसेस, प्रोस कॉन्स दोनों बता दिए हैं निवेश के लिए, लेकिन आप रेकमेंड भी कर रहे हैं कि निवेशकों के लिए रिटायरमेंट ऑप्शन ये काफी बेहतर ऑप्शन है। तो जो लोग अब आपको सुन रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन में, इसके बाद अगर वो निवेश करना शुरू करना चाहें तो कितना आसान है एक एनपीएस अकाउंट खोलना और कैसे शुरुआत कर सकते हैं, वो भी बताइए। एनपीएस अकाउंट खोलना एक्चुअली काफी आसान है। आपके बैंक अकाउंट आप जैसे खोलते हैं उतना आसान है, आप अपने बैंक से ही खुलवा सकते हैं। काफी बैंक ही ऑफर करती हैं, ऑनलाइन भी खोल सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपके डॉक्यूमेंट्स बैंक के साथ ऑलरेडी सबमिट है, अगर आधार और पैन नहीं है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं और अकाउंट खोल सकते हैं। टीयर 1 टीयर 2 दो अकाउंट्स होते हैं, एक रिटायरमेंट के लिए और एक और फ्लेक्सिबिलिटी है जहां पे आप पैसे निकाल सकते हैं जब चाहे। लोगों को ये पता नहीं कि दो ये फीचर भी है कि आप ऑप्शन रिटायरमेंट के लिए भी है और टीयर 2 भी है, जहां पे आप कभी भी जितना भी चाहे इन्वेस्ट करें और जब भी चाहे निकाल भी दे, तो वो भी ऑप्शन है। तो हाँ, तो ये भी ऑप्शन है। तो आप ऑनलाइन खोल सकते हैं, अपने बैंक के साथ खोल सकते हैं, और बस ये डॉक्यूमेंट्स है। आप ऑनलाइन चूज कर सकते हैं कौन से फंड के साथ आपको जाना है। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक के सारे बड़े नाम जो आप म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं यहाँ पे भी है, और आप कितना इक्विटी चूज करना चाहते हैं। मैं रेकमेंड करती हूँ कि हाई इक्विटी से स्टार्ट करें। एटलीस्ट आपके पास अगर 5 साल है तो आप हाई इक्विटी से स्टार्ट कर सकते हैं, पर छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें। जब भी आप कोई भी नया प्रोडक्ट करें थोड़ा छोटे अमाउंट से करें, 3-4 महीने देखें, उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको भी कंफर्टेबल रहता है और आपको ये नहीं लगता कि ये मैंने क्या कर दिया। कभी कभी हमको लगता है कि अगर, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है, तो अब कभी अगर उतार चढ़ाव हो तो हमको लगता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इतनी जमा पूंजी डाल दी। आप छोटे छोटे अमाउंट से करें, इसमें आप 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, तो आसान है बैंक अकाउंट जितना खोलना, एनपीएस का अकाउंट भी 1000 रुपए से भी निवेश की शुरुआत की जा सकती है। टैक्स बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिलता है और अपने पसंद के फंड हाउसेस के जरिए भी आप इसका जो निवेश है वहां पर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के आसान तरीके से आपका एक अच्छा रिटायरमेंट प्रोडक्ट में आप निवेश भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, हमारे सभी व्यूअर्स को ये स्वॉट एनालिसिस करके बताने के लिए कि एनपीएस की क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं और कहां पर अब निवेशक जाकर निवेश भी कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं उसकी। जहां इसकी शॉर्टकमिंग्स हैं, हम डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि सरकार उसके ऊपर ध्यान देगी, स्पेशली ऐसे समय में जब राज्य सरकार ऑलरेडी कुछ बेनिफिट्स ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो कुछ अगर और अट्रैक्टिव बनाया जाए इस एनपीएस को तो और ज्यादा लोग भी इसकी तरफ आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके हमेशा ही बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन होता है, जिससे सभी हमारे व्यूअर्स को बहुत पता चलता है कि अपने निवेश की तरफ कैसे आगे बढ़ें। थैंक यू साक्षी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।